ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं बाउंड्री कंडीशन के बारे में। ठीक है, अब ये बाउंड्री कंडीशन क्या है भाई? तो एक वेव है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक रस्सी का। ठीक है, एक रस्सी को मैंने सामने दीवार से बांध रखा है। अगर मैं उस पर इस तरह के झटका दूं तो एक वेव बनेगा और वो टकराएगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वेव जब दीवार से टकराता है, ठीक, तो वापस आता है। तो किसी बाउंड्री पर जब वेव टकराता है तो दो तरीकों से टकरा सकता है। बाउंड्री ओपन बाउंड्री हो सकती है, क्लोज बाउंड्री हो सकती है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि क्लोज बाउंड्री क्या है, ओपन बाउंड्री क्या है। जब किसी बाउंड्री से वेव टकराती है तो दो तरीकों से वो वापस आ सकते हैं। वो दो तरीके क्या है भाई? पहला तरीका ये है कि अगर फिक्स बाउंड्री जो है फिक्स्ड है, ठीक है, तो जब उससे टकराएगी तो वेव पलट जाएगी। इस तरीके से वो आ रही थी, इधर से वेव आ रही है इस तरफ, बाउंड्री से टकराई और वापस जब जाएगी तो पूरी तरीके से इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला तरीका। और यहाँ पर जो फेस का चेंज आता है वो कितना आता है? पाई का आता है। फेस का चेंज पाई का मतलब अभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एक वेव है, ठीक, ये आया, ये फिक्स एंड है, ठीक, यहाँ से आया, टकराया, यहाँ पर वेव जिस तरीके से आती है उसी तरीके से वापस लौट जाती है, इन्वर्टेड नहीं होती। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा तरीका। अब देखिए वेव, ये वेव आ रही है, टकराई और कुछ वो मुड़ गई, समझिए इस तरीके से। तो हुआ क्या इसमें? देखिए ये गया और ये दोनों अपोजिट है। ये यहाँ से टकराया और इन्वर्टेड हो गई ये वाली वेव। अब यहाँ पे 90 था, ये अगर हम देखें साइन वेव बन रहा है तो यहाँ पर कितना आता है? 90 आता है, लेकिन इसके यहाँ पर 90 नहीं है, एंगल चेंज हो गया है। कितने का? पाई का। ठीक, यहाँ पे कुछ अलग है एंगल और यहाँ पे कुछ अलग है। कितने का अलग है? पाई का अलग है। तो इसी को बोलते हैं कि फेस में कितने का चेंज आ गया है? पाई का चेंज आ गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीकों से वेव मुड़ सकती है किसी बाउंड्री से टकराने के बाद। एक में फेस चेंज पाई का होगा, एक में कोई फेस चेंज नहीं होगा। अब हम दो वेव का सुपरपोजिशन करवाते हैं। ठीक है, दो वेव है, एक वेव पहला वेव और इसी तरीके का दूसरा वेव। तो होगा क्या? यहाँ पे एक मीडियम का पार्टिकल है, पहला वेव जाती है उसी टाइम उस वहाँ पे सेम दूसरा वेव चली जाती है। तो क्या पहला वेव तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करवाएगा, दूसरा वेव भी उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उतना ही करवाएगा। तो दोनों मिला के उसका डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है कि पहले वेव के कारण पार्टिकल का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा और दूसरे वेव के कारण जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल वेक्टर सम के बराबर होगा। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। दो वेव है, दोनों की एक साथ किसी पॉइंट पर जाती है तो वहां पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा पहले वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है और दूसरे वेव के कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसके वेक्टर सम के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए दो वेव है, किस तरीके से ये आपस में सुपरपोज कर रही है, सुपरपोजिशन कर रही है। सेम क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल होता तो पहले के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट कितना? y1 हुआ, समझिए। दूसरे के कारण यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट y2, हल्का सा दोनों वेव के एम्पलीट्यूड में अंतर है। तो पहले के कारण हुआ y1 और दूसरे के कारण हो गया y2। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा y, वो आएगा y बराबर y1 प्लस y2। तो ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखिए अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेव मिले, ठीक है,
तो यहाँ पास अगर दोनों वेव अगर सेम हो जाए, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो, तो पहला वेव कितना डिस्प्लेसमेंट करवाएगी, y1 का करवाती है, ठीक है, दूसरा वेव y2 का करवाती है। तो दोनों के वेक्टर सम के बराबर होना चाहिए। दोनों वेव अगर बराबर हो तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। क्यों? y1 ये भी दोनों बराबर है तो दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट करवाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, तो कितना हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट 0। ये पार्टिकल है, इसके कारण इस पे इफेक्ट ऊपर की ओर होना चाहिए, ये ऊपर की ओर इसको डिस्प्लेसमेंट करवाने की कोशिश करेगा और ये वाला नीचे की ओर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना 0। इसमें डबल, अगर दोनों सेम वेव हुआ तो डिस्प्लेसमेंट डबल यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक रस्सी को दीवार से बांध देते हैं और उसमें वेव पैदा करते हैं। अगर आप इस तरीके से हाथ को करें तो क्या होगा, वहाँ पे वेव पैदा होगा, ठीक। अगर वो वेव वेव गई दीवार से टकराई, वापस आएगी, अब जा रही है वो वेव और आ रही है वो वेव, आपस में क्या करेगी, सुपरपोजिशन करेगी। तो मिल के जो वेव बनेगा वो स्टैंडिंग वेव बनता है। मिल के जो वेव बनेगा वो स्टैंडिंग वेव बनेगा। वो वेव कहीं आएगी जाएगी नहीं, लेकिन रस्सी के जो पार्टिकल्स है वो वहीं पे वाइब्रेशन करते रहेंगे, वहीं पे एसएचएम करते रहेंगे और वेव की तरह हमें दिखाई देगा। लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले वेव जा रही थी और आ रही थी। अब दोनों का नेट कुछ इस तरीके से हो गया कि हमें वेव क्या दिखाई दे रहा है कि वही पास है, बस एक बार डिस्प्लेसमेंट पूरा सबका 0 और एक बार डिस्प्लेसमेंट सबका मैक्सिमम, कुछ इस तरीके से हमें बनते हुए दिखाई देगा। ये एक बार मैक्सिमम तक जाएगा, ठीक है, ऐसे लूप आपको दिखाई देंगे रस्सी में, और फिर ये पूरा डिस्प्लेसमेंट 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, लेकिन एक ही जगह दिखाई देगा। पहले दिखाई देता है कि वो जा रहा है और नीचे से आ रहा है, लेकिन जब दोनों सुपर पोजिशन हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि वो वहीं पे रुका हुआ है वेव, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग वेव। इसमें होता क्या है, यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको कि इस वाले का ये वाला सेम फेस में है और ये वाला सेम फेस में, दोनों वेव जब सेम फेस में मिली तो क्या हुआ, दोनों का रिजल्टेंट बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का, रस्सी के पार्टिकल का। दोनों सुपर पोजिशन हुई, सेम फेस में हुई तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ और कुछ इस तरीके का हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये पहला वेव जा रहा है, दूसरा वेव आ रहा है, लेकिन सेम फेस में जब ये सुपर पोजिशन करेगी उस टाइम, अब ऐसा नहीं कि वो हमेशा सेम फेस में ही सुपर पोजिशन करती रहेगी, फेस हमेशा चेंज होता रहता है। एक जा रही है उसका और एक आ रही है उसका, दोनों का फेस टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इस कारण से ये छोटा, ये लूप जो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है वो छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा। और जब सेम फेस में होती है जिस टाइम पे, जैसे कि मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें ये देखिए अपोजिट फेस वाला बनाया है, तो जब सेम फेस में होगी तब डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे मैक्सिमम दिखेगा। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो है अपोजिट फेस का, तो यहाँ पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 0। जब जाने वाली जो वेव है और आने वाली जो वेव है वो अपोजिट फेस में होगी जस्ट, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट अपोजिट फेस में हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो दोनों के कारण और अलग अलग दो, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच अलग अलग जब फेस होगा तो कुछ इस तरीके का वेव बनता है, स्टैंडिंग वेव बनता है, ठीक है। तो आप ये लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक वेव था, गया, वो टकराया और रिजिड इंड से टकराया। जो बॉडी बाउंड्री था वो क्या था, फिक्स्ड था। ठीक है, और जब फिक्स्ड होगा तो क्या होगा, ये इन्वर्टेड हो जाएगा और वापस आएगा जब, तो दोनों आपस में सुपरपोजिशन करेंगे। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या?
हेलो सर, ये रूम नंबर 1 में सिंगल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो हो पाएगा अभी? हेलो अब सब स्कूलों को ठीक दिख रहा है? एक बार बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था? तो अभी हमने देखा था कि एक वेव जाती है और फिक्स्ड बाउंड्री से टकराती है तो इन्वर्टेड होके वापस लौटती है, और दोनों जब सुपरपोजिशन करते हैं तो स्टैंडिंग वेव बनता है। अब यहाँ पे आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। यहाँ पे कभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड पॉइंट। ये जो आपको NN दिख रहा है, और यहाँ वाला जो पार्टिकल होता है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तक जाता है और फिर से 0 होता है, फिर से मैक्सिमम तक जाता है और 0 होता रहता है। एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है और मीन पोजीशन में आते रहता है। इस तरह का उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एंटी नोड। एंटी नोड, ठीक। तो ये आपका नोड हो गया और ये आपका एंटी नोड हो गया। अब हम अगर नोड और दो नोड के बीच का डिस्टेंस देखें तो कितना होगा? एक पूरा चक्कर, ये एक साइकिल कितना होता है? लेम्डा, एक वेवलेंथ। तो नोड से नोड के बीच की दूरी कितनी होगी? लेम्डा बाई 2। आपस दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस कितना? लेम्डा बाई 2। यहां से यहां पे भी देखोगे तो भी क्या होगा? लेम्डा बाई 2। ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया। दो एंटी नोड के बीच का भी डिस्टेंस कितना? लेम्डा बाई 2। इधर और आगे अगर बनता है और एंटी नोड दिखता है, वहां पे भी आप देखोगे तो कितना बनेगा? लेम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए स्टैंडिंग वेव में ही हम देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग है
उसको हमने दो फिक्स पॉइंट से बांध रखा है, फिक्स बाउंड्री है उससे बांध रखा है। अब क्या करते हैं, उसको पकड़ के खींच देते हैं। अब खींचेंगे तो किस प्रकार से खींच रहे हैं, कितना खींच रहे हैं, इन बातों के हिसाब से उसमें अलग अलग स्टैंडिंग वेव बन सकता है। मान लेते हैं कुछ इस तरीके का हमारा स्टैंडिंग वेव बना, इस तरीके का बन सकता है, ठीक है, एक ही लूप दिख रहा है आपको। इस तरीके का भी बन सकता है, इस तरीके का भी बन सकता है, ठीक। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतना होता है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी आती है वो इतना आता है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इतना आता है। अब आता कैसे उसको देख लेंगे, लेकिन यहाँ आप तीनों के फ्रीक्वेंसी में एक चीज देखेंगे, क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये एक है यहाँ पे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, यहाँ पे सेकंड है तो इसको बोल देते हैं सेकंड हार्मोनिक, यहाँ पे 3 है तो इसको बोल देते हैं थर्ड हार्मोनिक। इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ये आपका फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। इसको फर्स्ट ओवरटोन और इसको सेकंड ओवरटोन भी बोला जाता है। अब ये आया कैसे, फ्रीक्वेंसी इतनी आई तो आई कैसे, तो ये देख लीजिए, ये आपका रस्सी का लेंथ है इतना, और यहाँ पर जो वेव लेंथ है वो कितना होगा, λ/2। तो L इक्वल टू λ/2, L इक्वल टू λ/2। तो वेव लेंथ कितना हो जाएगा, इसका वेव लेंथ हो जाएगा 2L के बराबर। अब वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, इन तीनों में ही ये रिलेशन होता है। हमें पता चल गया वेवलेंथ, तो इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, और हमें पता चल गया है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के जगह मैं लिख दूंगा ये वैल्यू 2L, तो ये आ गया F की वैल्यू, ठीक। अब यहां इसमें देखिए, ये आपका रस्सी का टोटल लेंथ है L, तो क्या हो जाएगा भाई, L बराबर λ/2 प्लस λ/2, यानी कि लेमडा हो गया। अब यहाँ FV डिवाइड बाई लेमडा है, लेमडा बराबर कितना है A, तो ये हो गया। इसी को मैं 2V डिवाइड बाई 2L भी लिख सकता हूँ, ये आ गया आपका सेकंड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक देखिए, इसमें क्या है, इतना λ/2 है, दूसरा λ/2, तीसरा λ/2, यानी कि आपका L इक्वल टू 3 λ/2 है, या मैं लिख सकता हूँ λ इक्वल टू 2L डिवाइड बाई 3, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V डिवाइड बाई 2L डिवाइड बाई 3, इसी को लिखा जा सकता है 3V डिवाइड बाई 2L, ये आपका फ्रीक्वेंसी। तो 1 2 3 ऐसे n लूप होते तो क्या होता, फ्रीक्वेंसी बराबर nV डिवाइड बाई 2L, तो आपका फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए।
ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या तो फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन क्यों बोलते हैं? ये आपका इतना फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, इसके साथ एक और जुड़ गया तो इसको बोल दिया गया फर्स्ट ओवरटोन। ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना होता, लेकिन इसके साथ दो जुड़ गया तो ये हो गया आपका सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो आपका क्लास यहीं तक था आज। अगला टॉपिक देखते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।